नमस्कार, मैं अजय कुमार हूं। इंडिया टीवी की खास पेशकश बजट सम्मेलन में आपका बहुत स्वागत है। बजट सम्मेलन में हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं एक बहुत ही खास मेहमान, देश के रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मंत्री नितिन गडकरी जी। नितिन गडकरी जी, बहुत स्वागत इंडिया टीवी पर आपका। कल जो बजट प्रस्तुत किया गया उसे अभूतपूर्व कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि 95 से 98 के बीच में जो मूलभूत परिवर्तन किए गए थे उससे भी बड़ा परिवर्तन है। अगर मैं खास करके आपके मंत्रालय की बात करूं तो आपके मंत्रालय की तारीफ तो पहले भी होती रही है, लेकिन अब जो आपका मंत्रालय करने की उम्मीद कर रहा है उसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को संक्षेप में बताइए। देखिए, हमारे देश में जब विशेष रूप से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसके पहले के स्थिति में करीब 2 किलोमीटर पर डे तक रोड कंस्ट्रक्शन आ गया था। पर मुझे इस बात का अभिमान है कि अभी 28 किलोमीटर तक जनवरी एंड तक हमने रोड कंस्ट्रक्शन किया है और अभी साधारणतः मार्च एंड तक 40 किलोमीटर के ऊपर जाएंगे, ऐसा विश्वास है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, क्योंकि हमारे देश की प्रगति और विकास करना है तो उद्योगों को बढ़ावा देना होगा और उद्योगों को बढ़ावा उसी समय मिल सकता है जब मूलभूत रूप से वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन 4 चीजें अगर अवेलेबल होगी तो इंडस्ट्री आएगी, उद्योग आएंगे। उद्योग आएंगे तो रोजगार निर्माण होगा और रोजगार निर्माण होगा तो हमारी गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी दूर होगी और देश का विकास होगा। पहली बार प्रधानमंत्री जी ने इस देश को एक ग्लोबल इकोनॉमी बनाने का एक मिशन सामने रखा है और हमने ये तय किया है कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी 5 साल में बनाएंगे और 111 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। अब करीब 6400 प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ये पाइपलाइन में है और मैं आपको बता रहा हूँ, भारतमाला प्रोजेक्ट है हमारा, बाकी रोड के बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे है। अब दिल्ली से मुंबई हम हाईवे बना रहे हैं, केवल दिल्ली के आजू बाजू में हम 60,000 करोड़ के काम कर रहे हैं। द्वारका एक्सप्रेस हाईवे, पेरिफेरल रोड हमने पूरा किया है, दिल्ली का रिंग रोड। तो एक प्रकार से पूरे देश में, आप कश्मीर में हम 60,000 करोड़ के काम कर रहे हैं। ये झोजिला टनल जो थी अनेक सालों से पड़ी थी, जिसका 4 बार टेंडर हुआ था, जिसकी कीमत 11,000 करोड़ थी, वो हमने लगभग उसमें 5,000 करोड़ बचाए हैं पहली बार। तो हमारा ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड और करप्शन फ्री, कोई हमें आरोप नहीं लगा सकता 1 रुपए के करप्शन का। ऐसा अच्छा क्वालिटी का काम मोदी जी के नेतृत्व में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में कर रहे हैं। अब रेलवे में काफी बदलाव आ रहा है, हमारे 100 एयरपोर्ट्स बने हैं और एयरपोर्ट बन रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो रोड हमने बनाए, जो एयरपोर्ट बनाए, जो पावर लाइन बनाई है, जो रेलवे के ये जो बनाई है पावर की लाइन, इनको सबको मॉनिटाइज कर रहे हैं। मॉनिटाइज कर रहे, इसका अर्थ ऐसा है कि इसको हम 30 साल के लिए उसके इनकम को आज प्रेजेंट वैल्यू में निकालकर आज ले लेंगे और 30 साल फिर उसको ब्याज से देते रहेंगे। तो इसके कारण जो 1 रुपया अगर सरकार डालती है तो 9 रुपए बाहर से आएंगे और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर की गति बढ़ेगी और निश्चित रूप से हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाएंगे। मैं रोड का मंत्री होने के नाते आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाला ये 5 साल जब पूरे हो गए तो अमेरिका, जापान, जर्मनी, ये जो देश है, जो बहुत ही विकसित देश है, उनके यहां जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है रोड का, वैसा बनेगा। अभी हम लोग 22 ग्रीन हाईवे बना रहे हैं और दिल्ली से मुंबई जो हाईवे बना रहे हैं उसका आधा काम लगभग हुआ है। अब दिल्ली से कटरा हाईवे का काम शुरू हो रहा है। उधर अमृतसर से हमारे यहाँ कांडला पोर्ट जाने के लिए भावनगर तक 60,000 करोड़ का एक हाईवे बना रहे हैं। कन्याकुमारी से लेकर केरल में पूरा तिरुवनंतपुरम तक, उधर जाकर केरल के डिटेल में जाकर एक बहुत बड़ा कन्याकुमारी से मुंबई हाईवे बना रहे हैं। अब इसमें सूरत से जो लोग दक्षिण में जाते हैं पूरे उत्तर के, वो सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर और अहमदनगर से सोलापुर से, यानी अब मुंबई और पुणे जाने की जरूरत नहीं, कोल्हापुर जाने की जरूरत नहीं, बाहर के बाहर निकल जाएंगे। नितिन जी, इसमें इतना देश के अलग अलग सेक्टर में जो चेंज हो रहा है वो निश्चित रूप से एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो देश का विकास और गति से होगा। आपने जो कहा उसमें एक तरह से देश 100% आपके साथ है, लेकिन जिस मोनेटाइजेशन की बात आप कर रहे हैं उसे लेकर विपक्ष का आरोप है कि सरकार अब अपनी संपत्ति, जनता की कमाई, जनता की गाढ़े कमाई के पैसे को प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं और यह आरोप आपकी सरकार पर लग रहा है कि आप सब कुछ बेच रहे हैं। पहली बात तो ऐसी है, मोनेटाइजेशन क्या होता है ये समझिए। अभी हम दिल्ली और मुंबई के बीच में 1 लाख करोड़ का हाईवे बना रहे हैं
हमने करीब करीब 25 से 30 हजार करोड़ लैंड एक्विजिशन के माध्यम से मार्केट से भी ज्यादा प्राइस किसानों को दी है। अब 1 लाख करोड़ जो है, जो हमने कर्जा उठाया है, अब हम बैंकों में जाकर ये 1 लाख करोड़ का जो हमारा टोल है वो 30 साल के लिए मोनेटाइज करके उनसे ये पैसा खड़ा करेंगे और ये जो कर्जा है ये पूरा करेंगे। क्या इससे हम लोग इस प्रकार के हमारे एसेट्स को अगर मोनेटाइज करेंगे तो सरकार के पास बजट में पैसा कम है और वो पैसा, इसमें ये प्राइवेट पब्लिक इन्वेस्टमेंट का पैसा और हमारा पैसा जुड़ जाएगा। जैसे टीओटी मॉडल है, उसमें बीओटी है, पीपीपी है, हाइब्रिड एन्युटी है और अलग अलग प्रकार के मॉडल हमने लिए हैं। और इसके सबके आधार पर निश्चित रूप से एक देश में केवल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, तो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारी ट्रांसपोर्ट सिस्टम सुधर जाएगी। और इस बार इस बजट में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी बढ़ावा दिया है। 25,000 नई बसेस वो इलेक्ट्रिक की या अच्छी बसेस आएंगी जिसमें कंफर्ट्स होंगे। तो जनता को भी पब्लिक मेट्रो के लिए पैसा बढ़ाया गया है। तो एक तरफ मेट्रो हो, बसेस हो, रोड ट्रांसपोर्ट हो, अभी हमने जलमार्ग बनाए, आपको पता है गंगा में कितना अच्छा जलमार्ग बनाया और मैं सौभाग्य है कि मुझे गंगा शुद्ध करने का भी मौका मिला और गंगा का जलमार्ग बनाने का भी मौका मिला। ब्रह्मपुत्रा में हमने जलमार्ग बनाया है, हमने सी ट्रांसपोर्ट चालू किया है, अभी स्क्रैपिंग पॉलिसी आ रही है। देखो इकोनॉमी मल्टीप्लाई होती है। अब एक बात मेरे समझ में नहीं आती कि कौन उद्योगपतियों को हमने क्या बेचा है। ये तो कांग्रेस पार्टी ने जवाब देना चाहिए कि इन्होंने 70,000 करोड़ रुपए के हवाई जहाज खरीदी किए उस समय और पूरा एयर इंडिया का पूरा बैंड बजा दिया। अब मुझे बताइए कि आज एयर इंडिया बंद होने के कगार पर खड़ा है। क्या ये 70,000 करोड़ से खेत में पानी नहीं जा सकता था? क्या ये 70,000 करोड़ से पीने के पानी की योजनाएं नहीं बन सकती थी? क्या ये 70,000 करोड़ से ग्राम सड़क योजना में गांव में रोड नहीं बन सकते थे? तब ये गलत इन्वेस्टमेंट करके इन्होंने जो किया, इसकी जरूरत क्या थी? जब प्राइवेट प्लेयर हवाई जहाज खरीदने के लिए तैयार थे, जेट एयरवेज था, इंडिगो था या किंगफिशर है या कोई और स्पाइस जेट या और कोई आएगा, कुछ विस्तारा आएगा, तो सरकार ने पैसे क्यों डाले? और आपको एक बात बताता हूं अजय कुमार जी, ये देखो आप जी, जब केवल एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस थी तो नागपुर से मुंबई में जाता था तो हमारा टिकट 8,500 रुपए था और अभी जब कंपटीशन हो गई तो हमें 2,500 रुपए में जा सकते हैं। मैं जब टेलीफोन में केवल सरकारी कंपनियां थी तो नागपुर से मुंबई टेलीफोन करने के लिए 66 रुपए लगते थे ट्रंक कॉल के लिए, एसटीडी लाइटनिंग कॉल, और लाइटनिंग कॉल अगर किसी का जल्दी लगता था तो बोलते थे इसकी बड़ी पहुंच है। अब हम 40 पैसे में मोबाइल फोन से बात करते हैं। क्या ये देश के गरीब लोगों का इसमें फायदा नहीं हुआ है कंपटीशन आई तो? और दूसरा, कौन सी बात ऐसी है कि जो हमने इन उद्योगपतियों के समर्थन में की है? पूरी तरह गलत है। किसानों के कानून में, मैं तो बहुत बार आप जैसे लोगों को पूछता हूं कि तीनों कानून में बताइए हमें कि किसानों के विरोध में कौन सी चीज है, वो हमें बताइए। वो नहीं बता सकते। ये केवल जब कन्विंस नहीं कर सकते तो कंफ्यूज करने की कोशिश करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश है, और यही मैं इतना ही कहूंगा। नितिन जी, आपने भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। मैं सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ता हूं। आपने किसानों का जिक्र किया तो ये सवाल लाजमी है, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया टीवी लगातार, और खास करके रजत जी अपने शो में इस बात पर लगातार चर्चा करते रहे हैं कि किसानों के लिए ये 3 कानून कितने फायदेमंद हैं। इसके बावजूद किसान समझने को तैयार नहीं है और विपक्ष किसानों के साथ खड़ा हुआ है। आज जिन सड़कों को आपने इतनी मेहनत से बनाया, वहां पर चारों तरफ कीलें बिछी हैं। ऐसा लगता है जैसे कि हम सीमा के पास पहुंचे हैं, दिल्ली के आसपास। ये क्या हो रहा है? देखिए, ये बात बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं देश के किसानों को आह्वान करना चाहता हूं कि एमएसपी कोई रद्द होने वाली नहीं है। देखिए, आप एक बात को समझिए कि इंटरनेशनल प्राइस और मार्केट प्राइस से एमएसपी ज्यादा हो गई है और इसलिए किसानों को मार्केट में कीमत नहीं मिल रही है और ये उनकी समस्या सही है। और इसीलिए कल निर्मला जी ने बताया कि हमने पहली बार स्वामीनाथन कमेटी के रिपोर्ट को स्वीकारने के बाद हर साल हम गेहूं, चावल से लेकर सभी क्रॉप्स में हम लोग एमएसपी हर साल नहीं तय करते हैं कृषि मूल्य आयोग के द्वारा, और वो एमएसपी अब मार्केट से ज्यादा हुई है, तो इंटरनेशनल प्राइस से भी ज्यादा है। तो हमने इस समय किसानों को 3.5 लाख करोड़ रुपए, केवल ये जो डिफरेंस है मार्केट प्राइस और एमएसपी के बीच में जो है, उसके लिए 3.5 लाख करोड़ देश के इतिहास में पहली बार दिए। क्या ये 3.5 लाख करोड़ हमने किसी उद्योगपतियों को दिए क्या? मैं आपको पूछना चाहता हूं, 16 लाख करोड़ बैंकों को प्रायोरिटी सेक्टर के लिए अर्थमंत्री जी ने कहा है कि बांटना है आपको, ये किसानों के लिए है। और इसमें
विशेष रूप से डेयरी और फिशिंग के लिए भी पैसा है। क्या ये किसी उद्योगपति के लिए है? हमने 1 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए दिया, तो ये क्या किसी उद्योगपति के लिए है? हमने पिछले साल 6000 करोड़ की सब्सिडी शुगर पर दी और हमने करीब 60 लाख टन शुगर एक्सपोर्ट की, ताकि गन्ना उत्पादक किसानों की उनका भुगतान मिले, गन्ने का शुगर फैक्ट्री बनना पड़े और गन्ना उत्पादक किसानों को उसके पैसे मिले, इसके लिए किया। आप मुझे बताइए कि इस साल हम 6 रुपए किलो से सब्सिडी देकर फिर शुगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम इथेनॉल की इकोनॉमी 20,000 करोड़ की थी, अब गेहूं चावल सरप्लस हो गया, मक्का सरप्लस हुआ, तो हमने ये तय किया है कि अब हम इससे इथेनॉल बनाएंगे और पेट्रोल डीजल का इंपोर्ट कम करेंगे। तो ये 20,000 करोड़ की इकोनॉमी अब 2 लाख करोड़ की हम करने के लिए जा रहे हैं। क्या हम ये किसानों के लिए नहीं कर रहे? अभी ये परली जलती थी, इससे बायो सीएनजी बनाकर इसके ट्रैक्टर चलेंगे। इसके लिए मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री करके लगातार इनिशिएटिव लिया। ट्रैक्टर अभी मैं 4-5 दिन में लॉन्च कर रहा हूं और मैंने अपने घर का खुद का ट्रैक्टर पहली बार इसमें कन्वर्ट किया है और परली से बायो सीएनजी बनाकर ट्रैक्टर चलेंगे तो 1 लाख रुपए किसान का फायदा होगा। हम पानी के लिए, इरिगेशन के लिए प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के द्वारा हो, अलग अलग योजना के द्वारा हो, सिंचाई का परसेंटेज हमने बढ़ाया। मैं खुद वाटर रिसोर्सेज मंत्री था तो 1970 से राज्यों में झगड़े थे, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल और इधर महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, वो तमिलनाडु, सबके बीच में थे। मैंने कम से कम 11 झगड़े थे, उसमें से 7 झगड़ों का समाधान पहली बार देश के इतिहास में हमारी मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने सॉल्व किया। अब वो प्रोजेक्ट बन रहा है। अब हरियाणा और पंजाब को झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। जो पाकिस्तान में 3 नदियों का पानी जा रहा था, वो पानी अब हम पंजाब में ला रहे हैं और वो इतना पानी है कि पंजाब को भी मिलेगा, हरियाणा को भी मिलेगा। पानी की कमी नहीं है। अब मुझे बताइए, ये सब इसके फायदे किसानों को मिलने वाले हैं। तो मैं ये मानता हूं कि इस प्रकार से किसानों को गुमराह करने की कोशिश जो राजनीतिक दृष्टि से फिटे हुए लोग हैं, वो फ्रस्ट्रेशन और निराशा में मरता क्या नहीं करता, इस प्रकार से वो जब कन्विंस नहीं कर सकते तो लोगों को कंफ्यूज करने के लिए भड़का रहे हैं। और मैं ये मानता हूं कि फिलहाल की स्थिति में हमें क्रॉप पैटर्न बदलना पड़ेगा जी। सब लोग गेहूं, चावल और गन्ना लगाएंगे तो सरप्लस हो गए। अब मुझे बताओ, एडिबल ऑयल का शॉर्टेज है तो हम लोग मूंगफली लगाए, सोयाबीन लगाए, सरसों लगाए, मौरी लगाए, सूर्यफूल लगाए, ताकि हमारे देश में 1.5 लाख करोड़ का खाद्य तेल इंपोर्ट होता है। तो हमें क्रॉप पैटर्न बदलना पड़ेगा और ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करना पड़ेगा कि देश में कौन सी चीज कितनी है, कितनी ज्यादा है, कितनी कम है, किसको भाव मिलेगा। हमने कॉटन के लिए 36,000 करोड़ का कॉटन सीसीआई के द्वारा, इसमें कोई शक नहीं नितिन जी कि आपकी सरकार लगातार बदलाव और एग्रीकल्चर में रिफॉर्म की बात कर रही है। लेकिन अभी हम जरा थोड़ी राजनीति की भी चर्चा कर लेते हैं। पंजाब की सरकार 70 वकीलों को खड़ा कर रही है ताकि किसानों के ऊपर जो दायर मामले हैं, उन मामलों पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार की तरफ से वकील खड़े हों, उन मामलों को लड़ें। कांग्रेस की तमाम सरकारें जो राज्यों में हैं वो आपके खिलाफ लगातार बयानबाजी दे रही हैं और राहुल गांधी तो लगातार आग उगल ही रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मैं ये मानता हूं कि देश में कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो देश के विकास के हैं, गांव, गरीब, मजदूर, किसान के कल्याण के हैं, उसका हमने राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, उनको राजनीति करने का अधिकार है और राजनीति करना स्वाभाविक भी है। पर जहां गरीब का हित है, किसान का हित है और देश का हित है, ऐसी बातों में हमने इस प्रकार से इश्यूज को पॉलिटिकलाइज करना अच्छा नहीं होगा। आप मुझे बताइए कि आज हमारे देश का किसान अगर अड़चन और समस्या में है तो निश्चित रूप से वो बताए कि क्या क्या किया जा सकता है जिससे किसानों का कल्याण होगा। और रही मुकदमों की बात, तो सरकार कोई किसानों के विरोध में नहीं है। अगर कोई कानून तोड़ता है, कोई ट्रैक्टर से बस को जला देता है, ठुकल देता है, लोग मरते हैं, तो कानून में चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी को, किसी जात, पंथ, धर्म, भाषा का हो, उसके ऊपर सरकार, पुलिस केस करती है। अब मुझे इसमें भी कहना है कि चलो वह आंदोलन में हुआ है तो कुछ समय के बाद अगर शांति प्रस्तापित होती है तो सरकार उसके बारे में भी विचार करता है कि ये मुकदमों को, भाई किसान कोई गुनहगार थोड़ी है, ठीक है, आंदोलन किया तो उनको अवसर दिया जा सकता है। पर इसकी राजनीतिकरण करना, इसके लिए जिस प्रकार से झगड़े कराना, और इतना अगर है तो मैं बताऊं, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किसानों के लिए जब सोल्यूशन दिया था उसको भी हम नहीं मानेंगे। इस प्रकार का जो एक प्रकार से भूमिका कुछ लोगों ने ली, सबने नहीं ली, ये कहां तक लोकतंत्र के लिए उचित है।
तो मुझे लगता है कि ये सब बातों को किसान समझे कि हम किसानों के हितैषी है, हम गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करना चाहते हैं, हम किसान की पर एकड़ आमदनी बढ़ाना चाहते हैं और टेक्नोलॉजी को लाकर हम भारत में अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स पैटर्न बदलकर हम किसान को सुखी समृद्ध और संपन्न बनाना चाहते हैं। इसमें जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है वो भी करे, बाकी राजनीति हर पार्टी को अपनी करनी है, उसमें कोई बात नहीं है, वो करते रहे। पर इस प्रकार से राष्ट्रीय हितों में, गरीबों के हितों में, गांव गरीब मजदूर किसानों के हितों में इस प्रकार से गुमराह कर देना ये देश के हित के लिए अच्छा नहीं है। नितिन जी, 26 जनवरी को जो कुछ हुआ और लाल किले पर जो हमने तांडव देखा, उसके बाद हर किसी के जहन में एक ही बात कौंध रही थी कि क्या हमारे देश में कानून व्यवस्था को इस तरह से धता बताया जा सकता है। पुलिस ने कार्रवाई की है, दिल्ली पुलिस लगातार लोगों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इसके पीछे एक राजनीतिक षड्यंत्र भी है? देखिए, ये निश्चित रूप से राजनीतिक षड्यंत्र है। हमारे महाराष्ट्र में गढ़चिरोली डिस्ट्रिक्ट में जो नक्सलवादी थे उनको सपोर्ट करने वाले कुछ लोगों को पुलिस ने पकड़ा, कोर्ट ने उनको जमानत देने के लिए इनकार किया सुप्रीम कोर्ट तक। अब उन लोगों के फोटो वहां कैसे आए, उनका किसान आंदोलन से क्या संबंध था? मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं इस आंदोलन में जो किसानों का आंदोलन था उसमें घुसकर कुछ तत्व ऐसे हैं जो एंटी नेशनल है, वो कुछ ना कुछ उसको गुमराह करके इसको भड़काना चाहते हैं, ऐसा आज इस सब बातों से दिखता है। इसका मतलब सब किसान ऐसे हैं, किसान संगठन ऐसे है नहीं। तो किसान संगठनों ने भी जो हानि हुई है कि लाल किले पर जो कुछ हुआ वो जो गलत हुआ है कानून व्यवस्था के रूप से, पर उसमें सबसे बड़ी हानि किसान संगठनों की हुई है। जो किसान संघर्ष कर रहे थे उन्होंने इस प्रकार का काम होने से उनकी पूरी क्रेडिबिलिटी पर आंच आई है और लोगों में उनके प्रति जो सहानुभूति थी वो चली गई है। तो उन्हीं लोगों ने बच के रहना चाहिए कि अपने आंदोलन का दुरुपयोग करने वाले कोई तत्व अगर घुसते हैं एंटी नेशनल और वो अगर कुछ गलत काम करते हैं तो उसकी चिंता करनी चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। नहीं तो ये आंदोलन बदनाम हो जाएगा जिसमें किसान जा रहा है। आंदोलन करने का लोकतंत्र में सबको अधिकार है और प्रधानमंत्री से लेकर सब लोग बार बार कह रहे हैं कि हम डायलॉग करने के लिए तैयार है, चर्चा करने के लिए तैयार है। नरेंद्र तोमर जी ने कितने बार उनके साथ चर्चाएं की, उनको समझाने की कोशिश की और मुझे लगता है कि चर्चा से, संवाद से, पारस्परिक विश्वास से निश्चित रूप से हम मार्ग निकाल सकते हैं। ये कठिन बात नहीं है। हम इतने जटिल प्रश्न अगर सुलझा सकते हैं तो ये भी सुलझाएंगे। सरकार की अपनी एक मर्यादा है, फिर भी सरकार गांव गरीब मजदूर और किसान के पूरे समृद्धता विकास के लिए संकल्पित है और कटिबद्ध है। और जो भी कुछ कमियां हमारे बीच में अगर होती है वो अगर कोई ध्यान में लाते हैं तो उसको सुधारने की भी कोशिश करेंगे। बिल में भी यही बात हुई कि तीनों बिलों में जो बात, कौन सा कलम, कौन सा एक्ट ये किसानों के विरोध में है, इसकी अगर चर्चा करेंगे तो उसको बदलने के बारे में भी विचार करेंगे। कोई हमारा प्रेस्टीज पॉइंट नहीं है क्योंकि यह कानून लाया गया, यह किसानों के हितों में लाया। मैंने आपको बताता हूं, मैं किसान हूं जी, मेरे घर में सब्जी होती है तो वो सब्जी पहले मार्केट में नागपुर के जाती थी तो 8% बिचौलियों को दलाली देनी पड़ती थी। अब मैं राणा प्रताप नगर में एक किसान बाजार में अपनी सब्जी बेचता हूं तो मुझे मार्केट से 5 से 10 रुपए ज्यादा रेट भी मिलता है और 8% भी बच गया। तो मुझे जबरदस्ती क्यों करना है कि अब मैं मार्केट में जाके वही बिचौलियों के हाथ पर क्यों माल बेचूं? क्या मुझे अगर मेरे माल की कीमत ज्यादा मिलती है तो मुझे अधिकार नहीं है? मैं आपको पूछना चाहता हूं। फार्मेसी के दुकान में जाओ, दवाई की कीमत दुकानदार तय करता है। रेस्टोरेंट में जाओ, चाय नाश्ता करो, उसकी कीमत तो वो तय करता है। आपके पास एडवर्टाइजमेंट क्या भाव से किसको देना ये रेट आपकी चैनल बताएगी। तो किसान अपने उपज का भाव क्यों नहीं तय कर सकता? उसको ये अधिकार नहीं कर। ये अगर हमने कानून में दिया है तो किसान के हित में किया है, किसान के साथ अन्याय क्या किया है? नितिन जी, अभी बात करते करते राहुल गांधी जी का एक ट्वीट आया, मुझे लगा आपके सामने एक ये बात रख दी जाए। उन्होंने दिल्ली की सड़कों पर जो तमाम जगह दिल्ली पुलिस ने कीलें लगाई हैं उसको लगाकर उन्होंने लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप ब्रिजों का निर्माण कीजिए, दीवार मत बनाइए। क्या आपको लगता है कि ये आपकी सरकार पर एक कटाक्ष नहीं है? देखिए, लोकतंत्र में किसको क्या कटाक्ष डालना और क्या नहीं उसका अधिकार है और जनता की अदालत में क्या सही है और झूठ है ये तय करने का जनता का अधिकार है। आज कानून और व्यवस्था एक तरफ बिगड़ती है तो आप लोग यही लोग प्रश्न पूछते हैं कि पुलिस क्या कर रही है, फिर पुलिस प्रोटेक्शन के लिए कुछ कार्रवाई करती है तो ये क्यों कर रही है ये पूछा जाता है। तो मुझे लगता है ये इस प्रकार की बातें जो है ये मैच्योर्ड पॉलिटिकल लीडरशिप से निश्चित रूप से उम्मीद नहीं है। मैं तो राहुल गांधी जी को भी कहूंगा
कि वो एक बार सीरियसली कुछ जो ग्रीवेंसेस है उसमें चर्चा सरकार के साथ करें, हम भी करेंगे और उनके समस्याओं की अच्छी बातें होगी स्वीकार करेंगे और हमारी बात को समझाने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है ये संवाद जो होगा तो और अच्छा होगा। और रही बात किसानों के बारे में, जैसे वो चिंता करते हैं हम भी करते हैं। अब देश में ये जो एंटी नेशनल एलिमेंट जो किसानों के आंदोलन का सहारा लेकर इस देश में गड़बड़ करने की कोशिश करने वाले कुछ लोग घुसते हैं, तो क्या उनको रोकना नहीं चाहिए? इससे तो किसानों का आंदोलन बदनाम हो जाएगा, दंगा फसाद होगा, निरपराध लोगों की नुकसान होगा, जान माल का नुकसान होगा। इसको बचाना सरकार का काम है, इसके लिए पुलिस वाले अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। नितिन जी, शिवसेना को आपसे ज्यादा बहुत कम लोग जानते हैं। शिवसेना के सांसद संजय राउत गाजीपुर बॉर्डर पर आज 1 बजे किसानों से मुलाकात करने जा रहे हैं और वो किसान आंदोलन को अपना पूरा समर्थन भी दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे की सरकार जो महाराष्ट्र में चल रही है वो भी बार बार यही कहती है और शरद पवार जी भी सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े हैं। ये क्या हो रहा है? देखो, जहां तक मैं जानता हूं, ये जो किसानों के तीनों कानून तैयार हुए हैं, मैं शरद पवार जी मेरे मित्र भी हैं, मेरे से अनुभवी हैं, काफी बार उन्होंने इन प्रकार के बातों का समर्थन किया है और शिवसेना ने भी अनेक बार, मुझे पता है, मैं अनेक दिनों से शिवसेना के अनेक नेताओं से परिचित भी हूं और शिवसेना के भूमिका से भी परिचित हूं। जो किसानों के बारे में ये जो कुछ बातें हो रही है इसके बारे में उनका भी पॉजिटिव समर्थन है। पर वो जब भी वो बीजेपी सरकार का विरोध कर रहे हैं तो विरोध करने के लिए शायद उन्होंने ये भूमिका ली होगी। पर मैं सभी विपक्ष के नेताओं को आह्वान करूंगा कि इस समय हम किसानों के हितों की बातों के लिए यूनिटी बनाएं। कानून में जो जो किसान के विरोध में होगा वो हमारे ध्यान पर लाके दे, तो हम उस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं और हम सब पार्टियां मिलकर देश के किसानों का भला करने की कोशिश करें। और सरकार ने अभी पार्लियामेंट का सेशन चालू है, सरकार ने किसानों के साथ चर्चाएं की, तो विपक्ष लोगों के साथ भी सरकार चर्चा करके मामला सुलझाने की कोशिश करेगी। तो कभी संजय राउत अगर पार्लियामेंट के सदस्य हैं तो वहां जाकर किसानों को मार्गदर्शन करने का उनका अधिकार है लोकतंत्र में, वो मैं नकारता नहीं। पर वो सब सदन में आकर नरेंद्र तोमर जी से भी बात करें और अपनी बात रखें और कुछ सुझाव होगा तो हमें दे। अगर उन्होंने दिया हुआ सुझाव भी किसानों के हितों में होगा तो मेरा विश्वास है नरेंद्र तोमर जी निश्चित रूप से उसको स्वीकार करेंगे। नितिन जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि भले ही इस बार बजट में पश्चिम बंगाल के लिए सड़कों के निर्माण के लिए एक अलग प्रावधान किया गया, लेकिन दरअसल पश्चिम बंगाल में सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा है। विकास की गंगा बहा दी है ममता बनर्जी जी ने। उन्होंने सड़कों का जो जाल बनाया है वो आपके मंत्रालय के बिना मदद के बनाया है। उनका कहना है कि आप दरअसल सिर्फ उनके किए काम का एक तरह से क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूं और ममता जी को भी पूछना चाहता हूं कि उनके कौन से काम का क्रेडिट हमने लिया है और कौन सा काम ऐसा है, एक काम का नाम आप या वो बताएं मुझे। हम राष्ट्रीय महामार्ग पर ही काम करने को हमें मैंडेट है, राज्य मार्ग पर हमें अधिकार नहीं है काम करने का। राज्य मार्ग बनेंगे तो राज्य सरकार बनाएगी, राष्ट्रीय महामार्ग बनेंगे तो भारत सरकार बनाएगी। तो हम अपने राष्ट्रीय महामार्ग जो नोटिफाइड नेशनल हाईवे है उसी पे काम कर रहे हैं और उसी रोड पर की घोषणा निर्मला जी ने की है। और रहे उनके राज्य मार्ग की और कामों की, तो निश्चित रूप से वो उनका अधिकार है, उसको वो मार्केट करें। और रही बात काम की, जनता की अदालत में लोग तय करेंगे कि किसने काम की अच्छा किया और नहीं किया, और उनका अगर जनता खुश है तो उन्हें फिर से मौका देगी और नहीं है तो बदल देगी। लोकतंत्र की अदालत में इसका निर्णय होगा। तो मुझे लगता है कि अब ये चुनावी राजनीति है तो छोटी मोटी बातें चलती रहती है, नेता बोलते रहते हैं, कुछ बातों को सीरियस लेना चाहिए, कुछ बातों को छोड़ देना चाहिए। नितिन जी, अब चूंकि बंगाल की बात हो रही थी, एक छोटा सवाल मैं लेना चाहता हूं। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का जो एक चलन चला आ रहा है उसकी पृष्ठभूमि बहुत पुरानी है और खास करके अगर हम देखें तो पहले तो संघ परिवार के कार्यकर्ताओं और उसके बाद अब बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लगातार हमलों की बातें सामने आती रही, जिसके लिए विरोध और प्रदर्शन भी होता रहा है। क्या ये हिंसा का दौर थम सकता है पश्चिम बंगाल में? देखो, विचारों में मतभिन्नता हो सकती है पर मनभेद नहीं होनी चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने हमें कहा था कि विचारों का मुकाबला विचारों से होता है और कानून हाथ में लेकर मारपीट करके किसी को हत्या करके विचारों का मुकाबला नहीं हो सकता। अगर हमारा विचार सही है तो लोग हमें समर्थन करेंगे, अगर हमारा विचार अगर गलत है
तो हमारे विपक्षी, हमारे विरोधी लोगों को हमारे विचार के विरोध में बोलने का अधिकार है। तो मुझे लगता है ये सब होने के बाद हम एक दूसरे की जान क्यों ले रहे हैं, एक दूसरे के दुश्मन क्यों बने हुए हैं। और जैसे हम तो आज अलग अलग इसमें हम तो ये चाहते हैं कि हम देश के हित में, हमारे दो देशों से भी हमारी लड़ाई हुई है, उनके साथ भी हम दोस्ती करने का विचार करते हैं कि हम अच्छे संबंध तैयार करें। तो मुझे लगता है तो देश के अंदर भी आपस में अच्छे संबंध क्यों नहीं बनाए जाए। हाँ ठीक है, राजनीति विचारों के आधार पर एक दूसरे के बारे में मतभिन्नता होगी, हम अपनी अपनी बातें जनता को कहते जाएंगे, जनता इसका निर्णय करेगी। पर यह हत्याएं करना, इस प्रकार से मारपीट करना, हमारे अध्यक्ष जो थे नड्डा जी गए, उनके गाड़ियों पर पथराव किया गया, कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी को पूरी फोड़ दी गई, मुझे लगता है ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। इन सब बातों को हमने राजनीति से टालना और राजनीति में गुणात्मक परिवर्तन करना, और राजनीति में सबको बोलने का अधिकार है। लोकतंत्र जो है ये 4 पिलर पर खड़ा है, एक जुडिशरी है, एक मीडिया है, एक लेजिस्लेटिव विंग है और एग्जीक्यूटिव विंग है। और संविधान ने सबके अधिकार और मर्यादा को स्पष्ट किया है। हमारे अधिकार और मर्यादा को समझते हुए अगर हम लोग चलेंगे तो ये लोकतंत्र यशस्वी होगा, और ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। और इसको यशस्वी करना ये केवल एक पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी सभी पार्टी की और देश 130 करोड़ भारत की जनता की है। तो हम सब लोग मिलकर लोकतंत्र को यशस्वी करें। चाहे हमारे वैचारिक मतभेद होंगे, विचारों के द्वारा वो जरूर रखने का हमारा अधिकार है, उसमें किसको नकारा गया है। जी नितिन जी, 2 छोटे सवाल आपके मंत्रालय से जुड़े हुए। जो स्क्रैप पॉलिसी की घोषणा इस बार के बजट में की गई है, उसे लेकर लोगों के दिमाग में ज़रा स्पष्टता नहीं है। लोग ये कह रहे हैं कि हमारा क्या पुराना स्कूटर, मोटरसाइकिल, हमारे गाड़ियाँ काम की नहीं है क्या उसे अब सरकार जबरन हमसे ले लेगी? थोड़े लोगों में अस्पष्टता है। अगर संक्षेप में इसकी स्पष्टता अगर आप हमारे दर्शकों के लिए दें। देखिए, सबसे पहली बात तो ऐसी है कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, अब कलर टीवी आया है। तो लोगों ने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बदला और कलर टीवी लाया। मैं जब स्टूडेंट था तो मैंने एक स्कूटर खरीदी की थी, तो 32 किलोमीटर उसका एवरेज था। तो मैंने कहा ये बहुत अच्छा एवरेज दे रही। अब 80 किलोमीटर का एवरेज आ रहा है। अब हमने इमिशन नॉर्म्स बदल दिए हैं, हम BS6 पर गए हैं, तो फ्यूल को भी बदला है, टेक्नोलॉजी भी बदली है। पहले हमारे इकोनॉमिक मॉडल में ये एयरबैग्स नहीं थी, अब एयरबैग्स आई है रोड सेफ्टी के लिए। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि बड़े प्रमाण पर अब टेक्नोलॉजी बदली और इसमें पेट्रोल डीजल भी कम लगेगा, पोल्यूशन भी कम होगा, रोड सेफ्टी भी होगी, और स्वाभाविक रूप से समय के अनुसार हमको बदलना पड़ता है। अभी एक ट्रक अगर 15 साल पुराना है, 20 साल, तो उसको बार बार मैकेनिक के पास जाना पड़ता है, उसका एवरेज कम होता है, पिकअप चला जाता है। तो अब ये एक नैसर्गिक प्रक्रिया है, विन विन सिचुएशन है, इसमें दोनों का भी फायदा होगा और ट्रांसपोर्टर की भी कमाई बढ़ेगी और स्वाभाविक रूप से पोल्यूशन भी कम होगा। अब दिल्ली जैसे शहर में कितना पोल्यूशन है आपको पता है, क्या ये पोल्यूशन कम नहीं होना चाहिए? तो मुझे लगता है ये पूरी तरह से विन विन सिचुएशन है, इससे नए रोजगार निर्माण होंगे और आने वाले 5 साल में सब वर्ल्ड के ऑटोमोबाइल ब्रांड हिंदुस्तान में है और हम वर्ल्ड की नंबर 1 की ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे। और ये जो कुछ गाड़ियाँ स्क्रैपिंग होगी, इसमें से कॉपर, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, रबर और स्टील रिसाइकलिंग होगा, जिसके कारण ऑटोमोबाइल के कंपोनेंट सस्ते होंगे और हमारे देश में हम पूरा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और ये 4.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, इसने सबसे ज़्यादा रोजगार देश में दिया है और आने वाले समय में इसका 30% सेल बढ़ेगा, तो ये कम से कम 6 लाख करोड़ से ज़्यादा जाएगी और एक नए देश की इकोनॉमी को ग्रोथ को फायदा होगा। हमारे GDP में 7% कॉन्ट्रीब्यूशन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का है जी। तो मुझे लगता है ये पूरा देश के हित में है और प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। इंपोर्ट जो फ्यूल कर रहे पेट्रोल, उसमें कमी आएगी और हमारी इफिशियंसी बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी बदली है। तो मुझे लगता है ये तो नैसर्गिक स्वभाव होता है कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी अब किसी ने रखा नहीं है, गरीब आदमी भी बोलता है मुझे कलर टीवी चाहिए जी। तो टेक्नोलॉजी के आधार पर इसका विचार करना चाहिए, यही मेरा अनुरोध है। नितिन जी, आपने अपना वक्त इंडिया टीवी के लिए निकाला, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और बजट पर अपनी राय और साथ साथ राजनीतिक परिप्रेक्ष्य पर भी राय रखने के लिए बहुत धन्यवाद। आपने देखा नितिन गडकरी को तमाम सवालों का जवाब और उसके साथ साथ एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद गाजीपुर बॉर्डर की एक बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे।